रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स और आज का जो टारगेट है वो है त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, औसत त्वरण, औसत चाल व औसत वेग पर आधारित इम्पोर्टेंट सवाल और गति के समीकरण भी। चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर जेई का हिंदी मीडियम या फिर IIT जेई अनुज वर्मा, मेरा नाम अनुज वर्मा है। चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम जान लेते हैं। त्वरण क्या होता है, जैसे हमने वेग को पढ़ा था। वेग में जैसे था किसी पिंड के समय के सापेक्ष उसके विस्थापन में परिवर्तन होता है तो हम उसे वेग बोलते हैं। जैसे ये था वेग, एस वेक्टर अपॉन टी, ये होता था वेग। और त्वरण में होता है कोई पिंड समय के सापेक्ष उसके वेग में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। या फिर विस्थापन का हम डबल डिफरेंशियल करें समय के सापेक्ष तो वो भी त्वरण ही होता है। जैसे ये है, हम इसका अवकलन कर दें तो हमें त्वरण मिल जाता है। जैसे dv अपॉन dt, यही होता है त्वरण। ये त्वरण है क्योंकि हमने समय के सापेक्ष वेग का अवकलन किया है तो हमें त्वरण मिला है। हम इसमें विस्थापन का अवकलन करेंगे तो वेग मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। त्वरण से परिभाषा देखते हैं इसकी। जल्दी से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं गति के समीकरण। वहीं से हमारा यह गति का जो समीकरण है वहीं से हमारी फिजिक्स गति की जो है वहीं से स्टार्ट होती है, खासकर वहीं से स्टार्ट होती है गति की, काइनेमेटिक्स। ये इम्पोर्टेंट होता है क्लास 11th और जेई मेंस के लिए और नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए परिभाषा क्या होती है। त्वरण, इसको इंग्लिश में एक्सलेरेशन बोलते हैं। देखिए कोई पिंड समय के सापेक्ष उसके वेग में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर और त्वरण कहलाती है। समय के सापेक्ष उसके वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं।
ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसको याद रखना है। याद रखना है। औसत त्वरण देखते हैं अब। ये हमारा एक नंबर समाप्त हुआ। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, औसत त्वरण। औसत त्वरण भी औसत वेग के ही तरह होता है। औसत त्वरण, इसको सिर्फ हम फार्मूला जान लेते हैं। वैसे होता है वो, औसत वेग की तरह ही होता है। समय अंतराल में वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। समय अंतराल इसको भी याद रखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर मानते हैं कोई कण है ए, और ये चलता जाए चलता जाए, एक सेकंड में, एक सेकंड में यहाँ पे इसका वेग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फिर चले यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड होता है 2 सेकंड में। ये चाल वेग जो हमारा घट बढ़ रहा है, यही होता है त्वरण। और जो गति के समीकरण वो तभी अप्लाई होंगे, उनको अभी बताता हूँ। जब वो उसको क्या कहते हैं, जब त्वरण नियत हो, कम या ज़्यादा ना हो, एक समान त्वरण से वो चलता जाए, तब वो सभी अप्लाई होते हैं गति के समीकरण, अन्यथा अप्लाई नहीं होते। ऐसे फार्मूले फिर लगते हैं। जब गति के समीकरण अप्लाई नहीं होते हैं तो वैसे में यही सब फार्मूले अप्लाई होते हैं। जैसे ये त्वरण का है, वेग का है, चाल का है, यही सब लगते हैं। फिर तात्क्षणिक त्वरण देख लेते हैं इधर। वो भी तात्क्षणिक वेग की तरह होता है कि किसी निश्चित समय या विशेष समय पर उसके वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में समय के सापेक्ष इसके वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, जैसे इस समय एक सेकंड में इसकी चाल वेग 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगला गया ये 2 सेकंड पर उसकी चाल, उसका वेग जो हो गया वो 20 मीटर पर सेकंड। यही होती है तात्क्षणिक त्वरण, कि हर एक निश्चित समय में, एक सेकंड हो या फिर 10 सेकंड पर, उसकी उसका जो वेग है वो कितना है उसको बताता है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण dv अपॉन dt, इसको याद रख लेना। चलिए आगे शुरू करता हूँ। सवाल पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम सवाल करते हैं।
चलिए नोट हो गया होगा। चलिए सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन देखते हैं। कोई कण की चाल मान लेते हैं उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड जैसे हो। कोई कण, जो कर लेते हैं एक कण नियत चाल से 5 मीटर पर सेकंड से उत्तर की ओर चलता है और 10 सेकंड के बाद कण की चाल 10 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड के बाद कण 10 मीटर पर सेकंड चाल से पश्चिम की ओर चलने लगता है तो कण द्वारा यात्रा का औसत त्वरण निकालना है हमको। तो कण का औसत त्वरण बताइए। सॉल्यूशन, वीडियो को पुश करें और सॉल्व करें, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए कीजिए। हो गया होगा, कर लिया होगा। चलिए करता हूँ। हमको औसत त्वरण निकालना है। औसत त्वरण क्या होता है? ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा फार्मूला होता है औसत त्वरण का। जैसे औसत वेग था वैसे औसत त्वरण ही सेम वैसे ही है सब कुछ। ए एवरेज इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस
वी इनिशियल डेल्टा टी ये होता है। तो इसी पर हम रख देते हैं जो दिया है, नियत चाल से 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर। मतलब वी इनिशियल दे रखा है हमारा 5 मीटर पर सेकंड, जे गैप ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। और उसके बाद वी फाइनल हमारा दे रखा है पश्चिम की ओर -10 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप, क्योंकि पश्चिम की ओर जा रहा है ना। ये तो आप जानते होंगे ना, इधर प्लस होता है, इधर माइनस, इधर भी माइनस माइनस, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ये तो जानते होंगे आप। चलिए इसको हल कर लेते हैं। और हमारा जो टाइम दिया है, ये दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम दिया है, तो हम रख देते हैं वही फाइनल पहले। ए एवरेज इज इक्वल टू वी फाइनल -10 आई कैप -5 जे कैप अपॉन 10। समय दिया है ना 10 सेकेंड, तो वही 10। हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। इसका परिमाण निकाल लेंगे तो हमारा ये सरल निकल आएगा। ए एवरेज इज इक्वल टू, इसको अलग कर लेते हैं, या फिर इसको हम पहले निकाल लेते हैं इसका परिमाण। देखते हैं डेल्टा वी ये होगा, इसका मॉड लेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस एक भी माइनस का है, -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर ये होगा। तो डेल्टा वी इसका मॉड निकालेंगे तो ये होगा 100 प्लस 25, ये होगा डेल्टा वी का मॉड 125 है, 125 ए एवरेज इज इक्वल टू √125/10 ये होगा। और जो इसकी दिशा है, दिशा बता देते हैं। इसमें दिशा भी निकालनी है। दिशा भी बताइए, तो दिशा कैसे होगी, आइए देखते हैं। हमारा जो इनिशियल है, यहाँ से देखिए ये जो दिया है, ये फाइनल जो हमारा है वेग माइनस आई कैप, मतलब इधर जाएगा कण इधर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से।
और उसके बाद -5 जैकब, तो मतलब नीचे आएगा ऐसे 5 मीटर पर सेकंड ऐसे। तो इनका जो परिणामी आएगा इनके बीच में कहीं आएगा, ये होगा 125 √125। इनका परिणामी इधर आएगा, इन दोनों के बीच में इनका परिणामी, यही दिशा होगी पश्चिम दक्षिण के बीच, पश्चिम दक्षिण के बीच में इसकी दिशा होगी। नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल करते हैं। समझ में तो आया होगा आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल। एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल v0 से घूम रहा है, तो कण द्वारा औसत चाल, औसत वेग और औसत त्वरण बताइए। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। और इसमें देख लीजिए, औसत त्वरण बताना है कब। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा। जब हम त्वरण बताइए, जब कण थीटा कोण से घूम जाए, अब निकालना है। अब करिए इसको, औसत चाल भी निकालनी, औसत वेग भी और औसत त्वरण जब थीटा कोण से घूम जाए कण। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, ये हमारा वृत्त है, r त्रिज्या का। यहाँ पर कण, यहाँ से
इधर चला कर, कितने से, V0 से, और जाकर यहाँ पहुंच गए। जब यहाँ पहुंचा तो ये कोण थीटा घूम गए, यहाँ पहुंचा, तब इसका वेग V0, क्योंकि नियत चाल से चल रहा है ना, तो इसका जो चाल है वो बराबर ही होगी हर पॉइंट पे। ये तो चाल हो गई, नियत चाल, इसकी सेम होगी, पर जो वेग है, वेग में दिशा भी होती है, तो दिशा के लिए हम जान लेते हैं, इसके घटक कर लेते हैं। ये कोण थीटा है, जब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, नहीं ये कोण थीटा होगा, ये थीटा होगा, जो ये वाला बीच का कोण है इसके बीच का, और 90 माइनस थीटा होगा, और उसके बाद जो ये वाला कोण है वो थीटा होगा, ये वाला ऊपर वाला कोण ये थीटा होगा, इसका जो बीच वाला है वो 90 माइनस थीटा होगा। आपको तो कोण कोण खेलना आता होगा। चलिए कुछ बता देते हैं, वो हम 2D में इसके घटक पढ़ेंगे अच्छे से। कुछ बता देता हूँ, जैसे कोई कण है ये, अगर इस दिशा में चले तो हमें इसकी दिशा भी निकालनी है। इसकी दिशा मान लेते हैं इधर चलता है, इसकी जो चाल है वो मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड है, तो हमें इसकी दिशा भी निकालनी है। ये चल रहा है दोनों दिशा में, ये x में भी चलेगा और y में भी चलेगा, तो हम इसको इसके घटक कर लेते हैं, ऐसे घटक। अगर कोण ये वाला एंगल बना रहा है थीटा, जिसके साथ थीटा होगा उसके लिए u, ये u cos थीटा, उसके लिए cos आता है, और जिसके लिए थीटा नहीं बन रहा है उसके लिए साइन आता है, u साइन थीटा, ऐसे होता है। अगर यही थीटा इधर न होकर इधर होता इस वाले में, तो फिर इधर u cos थीटा आता है, इधर u साइन थीटा आ जाता है। यही जैसे इधर, ये इधर गया हमारा u से, इधर अब की बार कोण बना, तो हमें इसके घटक करने हैं, तो इधर तो होगा u cos थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा है, तो जिसके साथ बनता है थीटा उसमें हम cos लगाते हैं, और जिसके साथ नहीं बनता उसके लिए साइन लगाते हैं, तो u साइन थीटा। ये हम 2D में पढ़ेंगे, द्विविमीय गति, उसमें हम पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ना है, अभी हम एक विमीय गति पढ़ रहे हैं। ये साइड इंफॉर्मेशन थी, आइए देखते हैं इसमें। जो इसकी चाल होगी वो तो चाल बदलेगी ही नहीं, चाल तो V0 ही होगी, और इसमें हम सबसे पहले त्वरण निकालते हैं, औसत त्वरण, औसत त्वरण, औसत त्वरण क्या होता है, डेल्टा V वेक्टर अपॉन डेल्टा T, यही होता है, डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा T, ये एवरेज होता है। V फाइनल होगा
आइए देखते हैं, इसके साथ थीटा है, थीटा ऊपर वाले के साथ है, तो इसके हम घटक करेंगे तो वी नॉट कॉस थीटा आएगा, और इसके लिए वी नॉट साइन थीटा आएगा। तो वी फाइनल, पहले एक्स एक्सिस का लिख लेते हैं, उसके बाद वाई का, माइनस की तरफ जा रहा है ना, तो वी नॉट साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा, दिख नहीं रहा होगा, वी नॉट कॉस थीटा जे कैप ऊपर की ओर, जे कैप और वी इनिशियल, देखते हैं वी इनिशियल ये ऊपर की ओर, वी नॉट जे कैप ये होगा, और समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, जो दूरी होगी हमारी वो ये वाली होगी, ये वाली, ये वाली, ये दूरी होगी। चाप, चाप क्या होता है, पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये होता है। तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है, ये चाप निकालना है, तो थीटा आर थीटा ये होगा, त्रिज्या इधर चली जाएगी, ये दूरी हो जाएगी हमारी आर थीटा, और समय बराबर टी बराबर दूरी आर थीटा अपॉन चाल, निकाल हुआ पानी अच्छे। समय ये दूरी हो गई, और चाल कितनी है, हमें चाल निकालनी है, चाल वी नॉट, हमें वेग निकालना है, डेल्टा वी, और त्वरण, त्वरण के लिए औसत त्वरण निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें टाइम तो मिल गया, इतना इतना रख देंगे टाइम। तो पहले हम डेल्टा वी की चर्चा करते हैं, डेल्टा वी निकलेगा कैसे, आइए देखते हैं। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये होता है, तो डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप ये होगा, फिर माइनस इनिशियल वाला कितना है, ये वी नॉट जे कैप, वी नॉट जे कैप ये होगा। अब इसको देखते हैं, डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू
हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। V0 माइनस V0 साइन थीटा आई कैप प्लस V0 कॉस थीटा जे कैप माइनस V0 जे कैप, ये होगा। इधर देख लेते हैं और इधर देखते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू, हम इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो रूट आई के गुणांक का वर्ग और जे के गुणांक का वर्ग, यही करते हैं। V0 साइन थीटा, ये माइनस का है ना, माइनस इसका स्क्वायर प्लस V0 कॉस थीटा माइनस V0, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा V0 कॉस थीटा माइनस V0 का होल स्क्वायर। अब इधर देख लेते हैं। मॉड डेल्टा V इज इक्वल टू रूट, रूट जब करेंगे तो यह होगा V0 का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होल स्क्वायर है माइनस का, तो इसको कर लेंगे V0 कॉस V0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस V0 स्क्वायर माइनस 2 V0 स्क्वायर कॉस थीटा, ये होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा, छोटा छोटा सा हो गया। अगले पेज पर देखते हैं, हम इसको V0 निकालते हैं। इसमें समझ में नहीं आएगा, नहीं तो सवाल तो नोट कर लिया होगा। चलिए सवाल को मिटा देता हूँ। V0 निकालना, इसका मॉड निकालेंगे रूट V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस V0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस V0 स्क्वायर माइनस 2 V0 स्क्वायर कॉस थीटा, ये होगा। मॉड डेल्टा V इज इक्वल टू रूट, इसमें से V0 स्क्वायर कॉमन, V0 स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा प्लस V0 स्क्वायर माइनस 2 V0 स्क्वायर कॉस थीटा, ये होगा। तो इसमें से इसका तो मान 1 होता है। हमारे गोले पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आपका गोला इस पृथ्वी पर है तो आपके यहाँ भी इसका मान 1 ही होता है। अगर और कहीं पे आपका गोला है तो कुछ और होता होगा आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो 1 होता है। चलिए देखते हैं, इसका तो मान 1 हुआ। तो इसमें से V0 स्क्वायर बचा प्लस V0 स्क्वायर माइनस 2 V0 स्क्वायर कॉस थीटा, ये बचा। डेल्टा V, इसमें से इसको ऐड कर देंगे रूट 2 V0 स्क्वायर माइनस 2
वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा ये होगा। अब इसमें से हम इसको देखिए, इधर डेल्टा वी नॉट का मॉड हम इसमें से वी नॉट स्क्वायर जो है वी नॉट कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल आएगा वी नॉट रूट टू बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ये बचेगा वी नॉट रूट इसको देखे 2 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को, अब कॉस थीटा देखिए इधर एक कॉस थीटा, कॉस थीटा के कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होता है ना, यही होता होगा। ऐसा नहीं होता है शायद, ये उल्टा हो गया, कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमें तो निकालना है कॉस थीटा, इसका हाफ एंगल कर देते हैं, हाफ एंगल के लिए कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। तो इसी को रख देते हैं इसमें, इसमें रखेंगे कॉस, कॉस की जगह पे हम रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होगा। इसको इरेज कर देता हूँ, वी नॉट रूट टू कॉमन 1 माइनस, इसको बाहर निकाल लेते हैं 1, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो वी नॉट रूट बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, वी नॉट 2 साइन थीटा बाई 2 ये होगा, ये हमारा क्या हुआ, ये बराबर डेल्टा वी का मॉड निकला। ये डेल्टा वी का मॉड निकला और हमें निकालना क्या था, त्वरण निकालना था, औसत त्वरण। देखिए अब औसत त्वरण, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यही होता है। तो डेल्टा वी हमने निकाला है 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी जो समय है आर थीटा अपॉन वी नॉट, ये वी नॉट ऊपर चला जाएगा
तो 2v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा, ये होगा, यही होगा ए एवरेज। ये हमारा एक आंसर निकला भी, ये हमारा एक आंसर हो गया। और जो औसत चाल थी हमारी, वो तो हर जगह पर नियत थी, यहाँ पर भी v0 होगी और यहाँ पर भी v0 होगी। अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो फिर देखिए, औसत औसत चाल जो दूरी है, कुल दूरी, दूरी हमारी इसी से निकलेगी ना, दूरी चाल गुणित समय से, समय चाल हमारी, इधर देखते हैं, यहाँ औसत चाल, औसत चाल के लिए कुल दूरी अपॉन समय अंतराल, यही होता है। तो इसके लिए कुल दूरी कैसे निकलेगी, दूरी बराबर चाल गुणित समय, और समय हमारे पास दिया है, ये रहे, ये समय है, आर थीटा अपॉन v0 इंटू, ये तो समय हो गया। अब हमारी जो चाल है वो v0 अपॉन समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय है वो होगा आर थीटा अपॉन v0। आर थीटा से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, और ये आया v0, यही नियत है, इसीलिए चाल v0 आई। जब हमारी चाल है वो नियत होगी, इसीलिए v0 आया। और हमने वेग भी निकाल, त्वरण भी निकाल लिया, औसत त्वरण और औसत चाल और औसत वेग निकालते हैं। अब इतना हो गया होगा, चलिए देखते हैं औसत वेग के लिए। ये है आर त्रिज्या, और यहाँ से हमारा कण चलकर यहाँ पहुँचा, ये था v0, और यहाँ पहुँचे फाइनल पर, ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। जो वेग है हमारा वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये विस्थापन होता है, हमें ये निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, ये कोण थीटा है टोटल। अगर ये कोण थीटा है तो हम इसको ए मानते हैं, ये बी है। अगर ये दूरी हमको ये पता चल जाए तो हमारा विस्थापन निकल आएगा, उसी से हम उसका वेग निकाल लेंगे, तो औसत वेग हम निकाल लेंगे। औसत वेग के लिए अगर हम इसको आधा कर दें, हाफ, तो ये थीटा बाई 2 होगा, और ये जो ये दूरी, ये आर होगी। अगर ये थीटा है तो ये होगा ये वाला, ये होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि थीटा बाई 2 है ना, इसीलिए। और जो ये होगा आर कॉस थीटा बाई 2, हमें इससे मतलब नहीं फिलहाल,
इससे मतलब और इससे मतलब हमें ये दूरी निकालनी है, इतनी सी ये हो गई। इधर बता देते हैं, और साइन थीटा बाई 2 ये हुआ, ये आधे के लिए है। और इसका हम डबल कर दें, इसका डबल कर दें तो हमें विस्थापन पता चल जाएगा। तो इसको हम जब डबल करेंगे तो ये होगा विस्थापन एस, डेल्टा एस जो होगा 2r साइन थीटा बाई 2 यह होगा। और समय थीटा बाई 2 अपॉन समय आर थीटा बाई वी नॉट, आर से आर बेकार। हमें औसत वेग निकालना है, 2r साइन थीटा बाई 2 वी एवरेज इज इक्वल टू होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन, और टी कितना है, आर थीटा अपॉन वी नॉट, आर से आर बेकार, ये वी नॉट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा बाई 2 वी एवरेज, ये आंसर होगा इसका, 2 वी नॉट साइन थीटा बाई 2 ये होगा। नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको मार्क कर लीजिए। नोट हो गया होगा। चलिए आगे का देखते हैं सवाल। नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं गति के समीकरण क्या होते हैं। गति के समीकरण पर चर्चा करते हैं, बेसिक। चलिए गति के अभी तक आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब जो पढ़ाने वाले हैं वो एकदम बिल्कुल इजी लगेगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन।
पहले बता देते हैं। पहला नंबर वी होता है u प्लस ए टी, और दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसी की चर्चा करेंगे अब, बेसिक। और ये कहाँ से आए ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये कहाँ से आए ये समीकरण, ये तभी मान्य है तभी मान्य जब ये तभी मान्य है जब तरल नियत है। अगर तरल नियत है तो ये समीकरण फॉलो करते हैं। वैसे अगर तरल नियत नहीं है तो ये समीकरण नहीं लगेंगे। फिर लगेंगे, जैसे वेग है हमारा तो डी एस अपॉन डी टी ये लगेगा, और ये है डी टी, ये सब लगते हैं। और ये दोनों तो ये स्वतंत्र होते हैं। इन दोनों से ही ये मिलता है, तीसरा वाला इन्हीं दोनों से ये मिलता है। और इनसे हम इन्हीं फार्मूलों से ये समीकरण मिलते हैं। इन्हीं की हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अगले लेक्चर में, इसमें नहीं। और कुछ अभी सिर्फ इनके समीकरण ही जान लेते हैं, और इनमें बता देता हूँ क्यों क्या है सब। यू यू प्रारंभिक वेग होता है, और वी अंतिम वेग, और एस विस्थापन होता है, और टी समय होता है, ए त्वरण होता है। यही सब होते हैं। और ये कहाँ से आता है, इन्हीं दोनों से ये मिलता है हमको। बहुत से बच्चों को पता होता है समीकरण पर, इनका यूज नहीं जानते हैं, कब ये लगते हैं समीकरण, कौन कहाँ से लगता है, कौन कहाँ पर लगता है, ये नहीं पता होता है। तो आइए इसको बता देते हैं। जब हमें प्रारंभिक वेग दिया हो और समय दिया हो, त्वरण दिया हो, तो पहला वाला लगता है। और अगर त्वरण भी दिया है और समय भी दिया है तो हम दूसरा वाला, जैसे विस्थापन निकलना है तो दूसरा वाला लगा देते हैं। और जैसे त्वरण नहीं दिया है तो हम इसको तीसरा वाला लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें त्वरण आता है पर इसमें टाइम नहीं आता। अगर टाइम नहीं पता तो हम इसका नहीं यूज कर सकते, इन्हीं दोनों का यूज करेंगे।
और अगर सरल तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें हर हर समीकरण में पता होना चाहिए। जैसे इन्हीं दोनों से हमें ये समीकरण प्राप्त होते हैं, और बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। जैसे विस्थापन है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था का ज्ञान, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे विस्थापन निकालते हैं तो उनको ये लगता है कि इसको जैसे ए दे दिया गया और इसको सी दे दिया गया, इसको डी और इसको बी, तो इसमें जैसे विस्थापन निकालना है तो बहुत से बच्चे यही करेंगे। ये हमारी प्रारंभिक अवस्था और ये अंतिम अवस्था, ये तभी होगी जब ए से बी तक के लिए बात हो। जब ए से बी के लिए कहा जाए तब ए हमारा इनिशियल स्टेट होता है और बी फाइनल होता है। अगर बी से ए तक के लिए कहा जाए तो बी हमारा इनिशियल होगा और ए फाइनल होगा। जैसे हम बात करते हैं ए से सी के लिए, ए हमारा प्रारंभिक अवस्था और सी अंतिम अवस्था होगा। और डी से सी के लिए देखें, सी से और डी से सी के लिए, तो इसमें होगा डी प्रारंभिक अवस्था ऐसे चलेगा, और ये ऐसे चलेगा, और सी अंतिम अवस्था। और इधर देख लेते हैं, सी से बी, सी से बी के लिए, सी से बी के लिए, और सी जो होगा प्रारंभिक अवस्था और बी अंतिम अवस्था, ये होगा। आइए समीकरण का कुछ यूज देखते हैं। जैसे दे रखा है क्वेश्चन, यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और ए दे रखा है
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया, ये आपको पता होगा। त्वरण है, त्वरण जैसे विस्थापन है, विस्थापन का हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। अगर वेग का अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण मिलेगा। हमने विस्थापन का 2 बार अवकलन किया, इसलिए हमें त्वरण तब मिलेगा। जैसे वेग ds/dt किया तो एक बार ये हमको मिला, इसमें समय मिला, इसमें s मिला, और फिर हमने फिर हमें अब हम इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे मतलब कि इसका डबल डिफरेंशियल मतलब a होगा d²s/dt²। ये जब ये करेंगे तो ये तो वेग हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा। वेग में मीटर पर सेकंड टाइम आता है, और फिर हम एक टी और ऐड हो जाता है इसमें, इसका डबल डिफरेंशियल d²s/dt², ये होता है। तो ये तो मीटर ही मिलेगा, पर ये t² हो जाएगा। ये तो मीटर हुआ, इसका t का स्क्वायर हो गया, इसलिए t² आया 2 बार। चलिए इसमें हम क्या निकालना हमको, चाल व विस्थापन ज्ञात करो। चलिए देखते हैं इसका। समय ले लीजिए 5 सेकंड, तब इसकी चाल और विस्थापन निकालिए, तब अप्लाई करिए। वही बराबर यू कितना है 10, u+80, यही यूज कर देते हैं। तो v बराबर 10 + a कितना 2, और समय 5, v हो जाएगा चाल 20 मीटर पर सेकंड, और विस्थापन s होगा ut+12 80² रख दीजिए, s = 10 + हाफ a 2 दिया है, और समय 5 दिया है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो s = 10 + 2 से 2 कटा प्लस 25, ये हुआ 35 मीटर। आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लव यू, टेक केयर।